हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत यार। ये रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी या फिर रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो कि आप सभी को नॉलेज स्काई पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट है कि हम सभी स्टूडेंट को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रेहेंड कोर्स जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि आप सभी लोग यूपीएससी एग्जाम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 20, जिसमें हम कंप्लीट स्पेक्ट्रम बुक आप सभी के सामने पढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज थी उसमें हमने ऑलरेडी 20 लेक्चर देख लिए। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को ज़रूर देखें। काफ़ी कॉम्प्रिहेंड लेक्चर हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपकी हिस्ट्री जो है वो अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगी। तो लास्ट क्लास में हमने खिलाफत आंदोलन को देखा हुआ था। आज की क्लास में हम खिलाफत आंदोलन के बाद की कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कहना चाहिए कि हम जो प्रीवियस क्लास थी उसे आज हम फिनिशिंग टच देने वाले हैं। तो भाई हमने सभी ने देखा था कि खिलाफत आंदोलन के में बहुत सारे जो नेता थे उनको अरेस्ट किया गया था। तो उनमें से जो हमारे एक वन ऑफ द बोलना चाहिए कि जो सबसे फेमस और सबसे इफेक्टिव नेशनल लीडर कहे गए महात्मा गांधी, उनको अरेस्ट किया गया मार्च 1922 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है भाई कि जो राष्ट्रवादी है उनका विघटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो महात्मा गांधी रहे उन्होंने लोगों को बांध कर रखा, एक माले में पिरो करके रखा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगी और जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उनके बीच विघटन आने लगा, अव्यवस्थाएं फैलने लगी और नैतिक विचारों का जो है वो पतन होने लगा था गांधी जी की अनुपस्थिति में। ठीक है, अब ये एक परिवर्तन का दौर था। ठीक है, और यहाँ पर कांग्रेस एक तरह से असहाय अपने आप को महसूस करने लगी थी, लीडर विहीन अपने आप को महसूस करने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और होने लगी। ठीक है, तो स्वराज्यवादी और परिवर्तन विरोधी गुट की यदि हम बात करें तो ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर सामने में देखने मिलने लगी। तो इन्हीं में हम बात करें स्वराज्यवादियों की, तो स्वराज्यवादियों ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद परिषद में प्रवेश की वकालत की और उनका तर्क था कि वे परिषद में पहुंचकर उनकी कार्यप्रणाली में विघ्न डाल सकते हैं। और इस खंड का नेतृत्व सियादास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान आदि ने किया। यदि हम परिवर्तन विरोधी नेताओं की बात करें तो परिवर्तन विरोधियों ने संक्रमण काल के दौरान रचनात्मक कार्यों की वकालत की और इस खंड का नेतृत्व सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और एच.एम. आसारी आदि ने किया था। तो हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ से कि जो पूरा का पूरा गुट था ये दो भागों में विभाजित हो गया था यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम, अगली चीज़ों पर पहुँचते अपनी। चलिए, अब ये जो दो सेक्शन थे, दोनों जो खंड बने थे 1907 की तरह एक विभाजन से बचना चाहते थे। 1907 में हम सभी ने पढ़ा था कि 1907 में गरम दल और नरम दल में बढ़ गई थी। तो ये ऐसी कुछ परिस्थिति द्वारा नहीं चाहते थे, इसीलिए स्वराज्यवादियों को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें अनुमति नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं ये फिर एक विघटन का रूप ले लेते और इस विघटन की वजह से चीज़ें पुनः बिगड़ सकती थी। और स्वराज्यवादियों ने केवल एक अंतर के साथ कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार किया कि वे विधान परिषद में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन है वो मानी गई थी 1907 के तरह विघटन से बचने के लिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव वहाँ पर लिया गया ताकि कांग्रेस जो है वो ना टूट पाए बड़े लीडर्स की अनुपस्थिति में। क्यों? क्योंकि ये वो समय चल रहा था जब सारे के सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वराज्यवादियों ने अपने घोषणा पत्र को साम्राज्यवादियों की तर्ज पर जारी किया था। मतलब दोनों जो समूह थे, दोनों जो खंड थे, वो कहीं ना कहीं मिल बांट कर एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें स्वराजी चुनाव में अच्छी रिपोर्ट, स्वराजी को चुनाव में अच्छी सीटें मिली और वो जीतने में सफल रहे और उन्हें मध्य प्रांत के रूप में एक स्पष्ट बहुमत भी मिला। मध्य प्रांत के रूप में उन्हें इसमें स्पष्ट बहुमत भी मिला। और इसमें पहले गांधी जी ने स्वराजियों का विरोध किया था, लेकिन बाद में वो भी उनके समर्थन में आ गए थे। तो इनिशियली हम बात करें जो गांधी जी थे वो स्वराज्यवादियों के समर्थन में नहीं थे, लेकिन बाद में वो इनके समर्थन में ज़रूर आते हुए नजर आए थे। और स्वराज्यवादियों ने गांधी जी को विश्वास दिलाया था कि वे औपनिवेशिक प्रशासन का एक और अंग नहीं बनेंगे। मतलब वो किसी भी तरह से उनके साथ गुटबाजी में शामिल नहीं होंगे और पूरी तरह से स्वराज की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया गांधी जी को।
आगे हम बात करें, धीरे धीरे व्यापक सांप्रदायिक दंगों के कारण स्वराज्यवादी की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती गई और स्वराज्यवादियों के बीच एक विभाजन हो गया और 1925 में CR दास की मृत्यु ने इस कमज़ोर और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। ठीक है, इस कमज़ोर गठबंधन को और ज़्यादा कमज़ोर उनके द्वारा बना दिया गया था। किसकी मृत्यु के बाद याद रखना होगा आपको कि 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद जो है ये जो गठबंधन था या जो स्वराज्यवादियों की स्थिति थी वो और ख़राब होती चली गई। फिर हम बात करें, स्वराज्यवादियों ने कई मुसलमानों का समर्थन जो है वो खो दिया था और पार्टी दो हिस्सों में इस तरह से बट गई थी। तो जो 1922 में 1907 के विघटन को बचाने की जो कोशिश की गई थी, विघटन को बचाने की जो कोशिश की गई थी वो विघटन ले देकर 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद ज़रूर हो गया था। CR दास की मृत्यु के बाद ये विघटन जो है वो ज़रूर देखने को मिल गया था और एक विधान परिषद जो है वो वहाँ से वापस चले गए थे और अन्य ने 1926 के चुनाव में भाग लिया, लेकिन वे अच्छे प्रदर्शक जो है वो नहीं बन सके। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली गई और जो एक यूनिटी थी वो यूनिटी भी टाइम बाय टाइम ख़त्म होती रह गई। 1930 में स्वराज्यों ने पूर्ण स्वराज्य पर लाहौर में कांग्रेस के प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के परिणाम स्वरूप अंततः विधानसभा से बाहर जाने का निर्णय भी ले लिया। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 1930 तक जो है वो स्वराज्यवादियों का विधान परिषद से पूरी तरह से पत्ता साफ हो चुका था और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस चीज़ से अलग कर लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो स्वराज्यवादी थे 1930 तक, जिनका पूरी एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि समापन हो चुका था, इनका एग्जिस्टेंस नहीं बचा था उस समय तक। तो लेकिन उस समय जब तक इन्होंने काम किया तो वहाँ पर उनकी उपलब्धियाँ क्या रहीं। तो यदि हम बात करें, गठबंधन सहयोगियों के साथ उन्होंने कई बार सरकार को बजट अनुदान से संबंधित मामलों में विरोध में मतदान के लिए स्थगन प्रस्ताव भी पारित किए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कई शक्तिशाली भाषण भी दिए थे और इनके कई शक्तिशाली भाषणों के चलते जो एक उद्घोष बना, लोग इनके फेवर में भी रहे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों को यूनिफाई करने में भी अपना एक योगदान ज़रूर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी की अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं अच्छा काम भी किया और लोगों के एक साथ रखने में भी ये कुछ हद तक सफल भी होते हुए दिखे थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर के रूप में चुने गए थे। ठीक है, जो कि एक स्वराज्यों में से एक थे। वहीं पब्लिक सुरक्षा बिल की हार 1928 में हुई थी और उन्होंने मॉन्टफोर्ट योजना का जो खोखलेपन था उसको उजागर किया था। मतलब मॉन्टफोर्ट को जो योजना थी उसमें जो कमियां थी उनको उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी स्वराज्यों ने निभाई थी कहीं ना कहीं। आगे हम बात करें कि स्वराज्यों के साथ ड्रॉबैक्स क्या रहे, स्वराज्यों की जो है वो कमजोरी क्या रही, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह से वो अपने आप को लंबे समय तक नहीं ले जा पाए। हमने देखा कि 1930 में ये पूरी तरह से भंग हो गए थे। ठीक है, और चूँकि 1922 में हमने देखा था कि कांग्रेस था, कांग्रेस ने साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर, स्वराज्यवादियों ने साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर कोशिशें की थी। बट ऐसी कौन सी स्थितियां रही थी, क्या इनकी कमजोरियां रही थी कि स्वराज्यवादियों के साथ मिलने के बाद भी ये लंबे समय तक जो है अपनी उपस्थिति नहीं बनाए सके। तो हम बात करें भाई लैक्ड पॉलिसीज हाउ टू कनेक्ट मासेस, मतलब ये जनता को अपने आप से जोड़ने में अक्षम रहे थे। जनता को अपने साथ जोड़ने में ये पूरी तरह से जो है अक्षम रहे थे। ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक था, वही हम बात कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रैटेजीज थी, इनकी वादावादी रणनीतियाँ थी जिन्होंने खुद को राह में बाधक बने रहे। वही बात करें दे फेल टू सपोर्ट दी पेजेंट्स, है ना, और इन्होंने किसानों का समर्थन प्राप्त करने में या ये भी किसानों का समर्थन करने में पूरी तरह से विफल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण इनकी हार का बना, क्योंकि उस समय जो एक बड़ा तबका था वो किसानों का था आंदोलनकारियों में। ठीक है, और जो किसान थे वो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से काफ़ी हद तक परेशान थे। ठीक है, और यदि उनका आप सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे तो इन दैट केस आपको कभी ना कभी हार का सामना तो करना ही था, क्योंकि एक बड़ा तबका आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं अगली बात की तरफ कि परिवर्तन विरोधी द्वारा रचनात्मक कार्य कौन कौन से किए गए थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो किए गए थे नो चेंजर्स के द्वारा, नो चेंजर्स के द्वारा जो जो परिवर्तन विरोधी काम किए गए ज़रा उन्हें देख लिया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को हम। पहला तो था आश्रम निर्माण।
ठीक है, ये एक रचनात्मक कार्य था आश्रम निर्माण का जो कि उनके द्वारा किया गया। आगे हम बात करें राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की गई ताकि एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को एजुकेशन के जो है बेनिफिट्स दिए जा सकें। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता पर भी कई सारे काम किए गए थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बहुत सारा काम किया गया था। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी जो उस समय अपने पीक पर चल रही थी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने। उसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सहयोग आंदोलन के दौरान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, नो चेंजेस रहे। वहीं सविनय अवज्ञा की ऋण के रूप में इन्होंने काम किया था, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार थे उसमें चीज़ों को अपने चरम तक ले जाने का श्रेय जो है वो परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स को दिया जाता है। अब इनके रचनात्मक कार्य की एक आलोचना भी की गई थी। जो क्रिटिक था इनके कार्य के लिए, ज़रा उसे हम समझते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा में शहरी, निम्न मध्यम वर्ग और अमीर किसानों को ही फ़ायदा हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा में शहरी, निम्न मध्यम वर्गीय और अमीर किसानों को ही फ़ायदा हुआ, मतलब गरीब तबका जो था एकदम, उसे इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो पाया था। अब इसके कारण कुछ भी हो, लेकिन उन्हें इन चीज़ों से फ़ायदा होने में कहीं ना कहीं कमियाँ दिखी। खादी के जो कपड़े थे वो आयातित होते थे और कपड़ों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे। ठीक है, तो आम लोगों की पहुंच से ये बाहर रहे। उस समय के आम लोगों की पहुंच से ये क्या रहे, बाहर रहे। और भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को जो आर्थिक शिकायतें थी उन पर कोई काम नहीं किया गया और ये ज़्यादातर अछूत इसमें शामिल रहे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक कमज़ोर भी रहीं। इसके बाद हम बात करते हैं एमरजेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, नई शक्तियों के उदय के बारे में हम बात करें। हमने देखा कि 1930 तक जो था वो स्वराज्यवादी जो थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। स्वराज्यवादियों का अस्तित्व जो था उतना हद तक नहीं बचा था। तो यहाँ से मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों का जो है वह प्रसार होना शुरू हो गया था। मार्क्सवादी प्रचार मुख्य रूप से अपने चरम पर थे उस समय पर। तो मार्क्स और समाजवादी विचारकों के विचार जो थे वो कई समूहों में फैल रहे थे और लोगों में ओतप्रोत हो रहे थे वो उस समय तक। ठीक है, तो यदि हम बात करें इन विचारों के परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रतिनिधित्व कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी दल का जो है वो उदय हो गया था। तो कुछ एक नई विचारधारा के साथ, एक नई रणनीति के साथ कुछ नए गुट जो थे, कुछ नए जो संगठन थे वो तैयार होने लगे थे। ठीक है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तैयार किए गए समूहों का मुख्य रूप से बखान यहाँ पर किया जाता है। वही सोवियत क्रांति से प्रेरित, क्योंकि हम सभी को पता है जो मार्क्सवादी अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं सोवियत क्रांतियों से प्रेरित है, सोवियत क्रांति से और उनके विचारों से प्रेरित थे। इसका गांधी विचारों और राजनीतिक कार्यक्रमों में जो थे वो असंतुष्टता की भावना दिखी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मेलजोल नहीं बढ़ा पा रहे थे। ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मेलजोल बढ़ाने में अक्षम थे। और इसमें युवा राष्ट्रवादियों ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के लिए क्रांतिकारी समाधान की वकालत शुरू कर दी थी, क्योंकि ये वो फेज चल रहा था जब जो मॉडरेट थिंकिंग थी, जो मॉडरेटर्स थे, उनकी कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम हो रही थी और जो क्रांतिकारी सोच थी, क्रांतिकारी समूह थे और क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी जो एक तरह से बोलना चाहिए लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, कहीं हम बात की जाए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और है ना, और भी कई क्रांतिकारी जो व्यक्ति रहे, ठीक है, युवा रहे, इन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया और युवाओं की जो सोच थी वो क्रांतिकारी पक्ष की तरफ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उदारता की। यदि हम बात करें उदारी पक्षों की बात करें। और फिर यहाँ पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट वाज द पूर्ण स्वराज कंसेप्ट। पूर्ण स्वराज के कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो पूर्ण स्वराज एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें अब तक बात चल रही थी कि किसी भी तरह से एक कोलैबोरेशन बनाकर, एक कॉम्बिनेशन बनाकर अंग्रेज़ों के साथ काम किया जाएगा। अंग्रेज भारत में भारतवासियों के बारे में सोचकर, भारतवासियों के लिए रणनीति बनाकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो फाइनली पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और पूर्ण स्वराज में ये बोला गया कि भाई अंग्रेज पूरी तरह से भारत को छोड़कर जाएंगे और अब भारत का जो राजपाट होगा, भारत की जो राजनीतिक मामले होंगे उनको भारतवासी ही संभालेंगे। मतलब भारत एक पूर्ण स्वतंत्र देश होने की एक राह पर आगे बढ़ने लगा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों से प्रभावित हुई ये चीज़ें, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी उसी समय हम देखें सोवियत क्रांति। ठीक है, सोवियत क्रांति के अलावा हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति, तो ये सभी चीज़ें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मामले थे
ये अंतर्राष्ट्रीय मामले थे जो कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, लोगों की सोच को बदल रहे थे और पूर्ण स्वराज्य जैसी चीज़ें यहाँ पर आ रही थी। अब पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न के मामले जो थे वो भी सामने आने लगे, वो भी जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगे। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो कि CPI है। इसका गठन 1920 में हुआ, जो कि ताशकंद, जो कि अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर किया गया था। और ये NMN राय और अनम मुखर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें पूरे देश में मजदूरों और किसानों की पार्टियों का आयोजन किया गया और उन्हें मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए चुना गया, ठीक है। या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो भावनाएं थी उन तक पहुंचाई गई थी, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी इंटरनेशनल चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर जो है बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई जा रही थी और किसी भी तरह से जो है भारत के लोगों को शिक्षित और अवेयर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। वहीं बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, तो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस की ग्रोथ की भी एक रिपोर्ट मिलती है कि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना हुई और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसके चलते कई हड़ताल हुए, जो कि एक तरह से अंग्रेज विरोधी हड़ताल थी, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। उन शोषण के विरुद्ध ये सभी हड़तालें रखी गई थी। आगे बात करते हैं कास्ट मूवमेंट, जातिगत आंदोलन कौन कौन से हुए इस बीच यदि हम बात करें तो इसमें जस्टिस पार्टी जो कि मद्रास में थी, आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में हुआ जो कि पेरियार के नेतृत्व में हुआ, ये पुनः मद्रास में था। वहीं सतारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सत्यशोधक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र में, इनके द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए। वहीं अम्बेडकर महाराष्ट्र में SC/ST के लिए आंदोलन चलाए गए इनके द्वारा। वहीं केरल में के अयप्पन और C केशवन के नेतृत्व में एझावा आंदोलन जो है वो शुरू किए गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग स्तर पर ये आंदोलन चलाए जाते रहे। अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की यदि हम बात करें 1920 के टाइम में तो कौन कौन सी थी, तो इसमें जो था एक विड्रावल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें देखने को मिला था 1920 के आसपास वाले दशक में यदि हम बात करें, ठीक है। चौरी चौरा के इंसिडेंट की वजह से इसे वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, ठीक है। और इसका मोह भंग होता हुआ दिखा और उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं की मूल रणनीतियों और अहिंसा पर जोर देने के लिए सवाल करना शुरू कर दिए थे कि भाई आप अहिंसा से ही क्यों लेना चाहते हैं, जब ब्रिटिशर्स इतनी हिंसा कर रहे हैं तो हम हिंसा के साथ क्यों नहीं ले सकते। तो ये एक तरह से तर्क वितर्क होने, लॉजिक क्रिएट होने चालू हो गए थे। चूँकि ये युवा राष्ट्रवादी स्वराज्यवादियों के संसदीय कार्य के प्रति आकर्षित नहीं थे और ना ही परिवर्तन विरोधी के रचनात्मक कार्यों के प्रति थे, वे इस विचार के लिए तैयार थे कि अकेले हिंसक तरीके भारत को मुक्त कराएंगे। मतलब लोग जो थे, हम बोल सकते हैं कि जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों से ओतप्रोत हो रहे थे, क्रांतिवादी गतिविधियों से मोटिवेट हो रहे थे। और वो उनका मानना ये था यूथ का कि यदि भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो हिंसक तरीके ही, क्रांतिकारी तरीके ही एकमात्र रास्ता है। अब उदारवादी या अहिंसक तरीके से अंग्रेज़ों को नहीं भगाया जा सकता और ना ही उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। आगे हम बात करें जोगेश चंद्र चटर्जी की, तो जोगेश चंद्र चटर्जी सूर्यसेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, भागीचरण वोहरा, जगदीश कपूर और जतिन दास, ये सभी उस समय के यूथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय जनता में जो है क्रांति का एक तरह से विस्फोट डाला, क्रांति की एक नींव रखी। और इन्हीं से मोटिवेट होकर जो इंडियंस थे, इन्हीं से मोटिवेट होकर जो इंडियंस यूथ था वो आगे बढ़ने लगा। और इन सभी क्रांतिकारियों ने विचारों का समर्थन किया और कहीं ना कहीं इनसे इंडियन यूथ जो था वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होने लगा था। तो हम ये बात करें कि असहयोग आंदोलन के बाद किस तरह जो था वो भारत आगे बढ़ा था और किस तरह भारत में चीज़ें आगे बढ़ी थी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से उदारवादी जो गुट है वो ख़त्म होता जा रहा है और एक क्रांतिकारी सोच जो है वो डेवलप होती जा रही है, क्रांतिकारी सोच जो है वो आगे भारत में डेवलप होती जा रही है। अब मेजर इन्फ्लुएंस क्या रहे यदि हम बात करें, प्रमुख प्रभाव क्या रहे, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांति के लिए नए उभरते वर्ग की एक क्षमता का उपयोग करना चाहते थे। मतलब क्रांतिकारी जो भारतीय यूथ था उसे यूज़ करना चाहते थे, ना कि जो पुराने वृद्ध लीडर्स थे उनका उपयोग करना चाहते थे। वहीं रूसी क्रांति 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि भारतीय लोग जो थे वो आगे आए और रूसी क्रांति से सीख लेकर कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों में और मजबूत तरीके से लिप्त होते चले गए। वहीं मार्क्सिज्म का एक बहुत बड़ा
इन्फ्लुएंस भारत में देखने मिला। मार्क्सिज्म अप्रोच का जो है यूथ पर ज़्यादा प्रभाव देखा और कुछ पत्रिकाओं और पुस्तकों ने भी भारतीयों की सोच को बहुत हद तक प्रभावित करके रखा था। आगे हम बात करें पंजाब, संयुक्त प्रांत बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्चस्व जो था, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HRA और HSRA का था। ठीक है, इन्होंने 1924 में स्थापित किया। रामप्रसाद बिस्मिल जिसमें रहे, जोगेश चंद्र चटर्जी रहे, सचिन सान्याल रहे। ठीक है, और इन्होंने सशस्त्र क्रांति की मदद ली। सशस्त्र क्रांति की मदद से मतलब ये था कि ये अंग्रेज़ों को सिर्फ आंदोलन के जरिए बाहर नहीं भगाना चाहते थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक तरह से लोहा लेने के विचार में थे और उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने के भी विचार में थे और औपनिवेशिक ताकत को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, तभी भारत को पूर्ण स्वराज मिल सकता था। ठीक है, और ये पूरी तरह से हम बात करें तो रूसी क्रांति जो कि 1917 में इससे इन्फ्लुएंस थे। वहीं वे भारत के संघीय गणराज्य को चाहते थे जिसमें अंग्रेज़ों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मतलब ये भारत की जनता को भारत के द्वारा ही चलाना चाहते थे। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो हमें देखने मिलता है वो काकोरी कांड देखने मिलता है। ठीक है, इस इन्फ्लुएंस की एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच जो देखने मिलती है वो 1925 में देखने मिली काकोरी कांड में, जिसमें HRA संगठन द्वारा या HRA के सदस्यों द्वारा अंग्रेजी खजाने को ले जाने वाली ट्रेन को लूटा गया था। इसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी जो थे वो मुख्य रूप से थे, इन्वॉल्व थे और इन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी और कईयों को जेल भी चढ़ा दिया गया था। लेकिन इस चीज़ से कई और आगे के इंसिडेंट जो थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई HSRA ने काकोरी झटके को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प युवी क्रांतिकारियों का एक और संगठन जो है वो तैयार किया और HRA को बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, HSRA रख दिया गया था, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो पहले ये HRA था, बाद में इसका नाम HSRA जो था वो कर दिया गया था। ठीक है, और प्रतिभागियों ने पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव और भागीचरण वोहरा और संयुक्त प्रांत से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर जो थे वो इसमें लगातार शामिल होते चले गए थे। ठीक है, अब इसमें कुछ और हमने देखा था कि भाई जो काकोरी कांड था, काकोरी कांड से इन्फ्लुएंस होकर और भी कई सारे लोग जो थे और आगे आने लगे और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के जो इंसिडेंट थे, इवेंट थे, उनको अंजाम दिया था। तो उसमें एक था सैंडर्स की हत्या जो कि 1928 में की गई थी। तो इसमें भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में इस चीज़ के लिए फांसी भी दी गई। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका गया था जो कि अप्रैल 1929 में हुआ था। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा बिल के विरोध करने के लिए और व्यापार विवाद बिल के खिलाफ जो है खाली स्थान पर बम फेंका था, है ना। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर हम बहरे लोगों की बहरे कानों को खोलना चाहते हैं। ठीक है, और वर्मा को जानबूझकर हानि रहित रखा गया था और इसका उद्देश्य केवल मूक बधिरों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, ये उनका स्टेटमेंट जो वहाँ से दिया गया था। अब इस पूरे षड्यंत्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर लाहौर में षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। तो इसने इनकी फांसी ने भी कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया देश के लिए लड़ने के लिए। और दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास में आज़ाद जो थे वो शामिल थे और 1931 में आज़ाद को पुलिस की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। ठीक है, बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल में अनुशीलन समूह, युगांतर समूह आदि समूह बनाए गए थे भारतीय युवाओं के द्वारा और कलकत्ता पुलिस आयुक्त की हत्या का जो है प्रयास किया गया था। तो ये इंसिडेंट 1924 में। तो हम देख सकते हैं कि काकोरी कांड के बाद लगातार ये जितने भी इन्फ्लुएंस रहे, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर चल रही कुछ इवेंट थे, जैसे कि हम बात करें सोवियत क्रांति की बात करें, रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें, तो इसने कहीं ना कहीं इंडियन यूथ को प्रेरित किया कि आप हिंसक तरीके से ही अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकते हो। और उसमें हमने एक सीरीज़ देखी, काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, ठीक है, असेंबली पर बम फेंका जाना, ठीक है। तो ये सभी वो चीज़ें थी। और साथ में हम बात करें पुलिस आयुक्त की हत्या का मामला 1924, तो ये सभी वो चीज़ें थी जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाया। और
चटगांव में शास्त्रागार कांड भी सामने आया, जब अप्रैल 1930 में सूर्य सेन द्वारा भारतीय रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले 65 कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए 1930 में रेड की गई, और रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही। ठीक है, अब इन सभी को दबाने के लिए सरकार ने कई दमनकारी बलों का प्रयोग किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू को राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया था और 2 साल की सज़ा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवाद की निंदा की थी और क्रांतिकारियों की वीरता की प्रशंसा की थी। तो ये पूरी तरह से उनकी रणनीति रही थी कि किसी भी तरह से जो नेशनल लीडर्स हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि जो भारतीय लोगों का मोटिवेशन है, उनकी जो एक चेन है वो ख़त्म हो सके और भारतीयों की जो शक्ति प्रणाली है उसको बंद किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। इसी दौरान HRA की सभी प्रणालियों के उन्मूलन के लिए खड़ा किया गया था, जो कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को संभव बनाता था। और भगत सिंह और उनके साथियों ने भी महसूस किया कि एक क्रांति का मतलब संगठन और एक जन आंदोलन का विकास करना है। ठीक है, और क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद की ओर जनता को आकर्षित करने के लिए व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों का इस्तेमाल किया, जिसमें हम सभी ने देखा कि बम फेंके गए और भी कई तरह की चीज़ें जो हैं की गई, हिंसक प्रवृत्तियों को आगे भी बढ़ाया गया। और उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अपने जीवन का बलिदान भी दिया, जिसने भारतीय लोगों को आगे आकर लड़ने में प्रोत्साहित भी किया। ठीक है, इन सभी इवेंट की वजह से जो एक रीडिफाइनमेंट सामने आया, रेवोल्यूशन का, क्रांति की एक पुनर्व्याख्या जो है सामने आई। अब यहाँ से क्रांति का तात्पर्य जो था वो बदल गया था। अब यहाँ से क्रांति का तात्पर्य उग्रवाद या हिंसा नहीं था, इसका उद्देश्य जो था वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता से था। ठीक है, और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने से था। लेकिन इसके बाद एक नया समाजवादी समाज हासिल करना था, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करता। मतलब भले ही इसमें हिंसक चीज़ों को लिया जा रहा है, लेकिन बाद में एक ऐसा समाज बनाना जो कि मानव सभ्यता को आगे ले जाए, ना कि हिंसा को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, जिसमें हमने बेसिकली खिलाफत आंदोलन के बाद जो क्रांतिकारी गुटों का उत्थान था और उनके द्वारा की गई कुछ एक्टिविटीज़ को देखा, जो कि भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाने में आगे ले गए। होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, तो लाइव चैट के थ्रू अपने कमेंट और ग्रेडिंग ज़रूर देते रहें। थैंक यू गाइस।